यूपी में उर्दू को सरकारी जबान का दर्जा मिले हुए 30 बरस का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इस वक्त हालत ये है कि सरकारी दफ्तरों में उर्दू का तकरीबन खात्मा सा हो गया है। जिन अक़लियती तालीमी इदारों में उर्दू की एक मजमून के तौर पर पढ़ाया जाता रहा है, वहां भी उर्दू की दरसी किताबें हुकूमत की तरफ से फराहम नहीं की जा रही हैं। सरकारी और तालीमी सतह पर उर्दू के इस्तेमाल न होने की वजह से नई नस्ल में उर्दू को फरामोश करने का रुझान मुसलसल बढ़ रहा है। पेश मुश्ताक आमिर की एक खास रिपोर्ट। किसी जमाने में उर्दू का गढ़ कही जाने वाली रियासत उत्तर प्रदेश में उर्दू अपने मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है। यूपी में 1989 में उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा दिया गया था। कानून के मुताबिक सरकारी इदारों में हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी कामकाज को यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया था, लेकिन अमली तौर पर सरकारी सतह पर उर्दू को कभी भी संजीदगी से नहीं नाफिज किया गया। मौजूदा रियासती हुकूमत ने तो उर्दू के ताल्लुक से रही सही कसर भी पूरी कर दी। मारूफ कानूनदां फरमान अहमद नकवी का ख्याल है कि कानून के मुताबिक उर्दू के निफाज के लिए 7 नुकाती मंसूबे को नाफिज करना चाहिए था, लेकिन हुकूमत ने अभी तक ऐसा नहीं किया। 94 में एक ऑर्डर हाईकोर्ट कर चुका कि आप अपने ऑफिशियल 7 पर्पजेज जो हैं उन 7 कामों के लिए उर्दू को इस्तेमाल करेंगे, तो आप इसमें इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। एडवर्टीज़मेंट आप नहीं दे रहे उर्दू के पेपर्स में, उर्दू ज़बान में, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशंस नहीं इशू कर रहे उर्दू ज़बान में, आप गज़ट नोटिफिकेशन नहीं इशू कर रहे उर्दू ज़बान में, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो पब्लिक सर्विस में नेसेसरी हैं, जैसा आर्टिकल 344 सब क्लॉज 3 में दिया हुआ है कि वो लोग जो नॉन हिंदी स्पीकिंग हैं उनके एस्पिरेशंस और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हुए इनको नोटिफिकेशन इशू करना पड़ेगा रीजनल लैंग्वेजेस में, या वहाँ के लोगों की जो एस्पिरेशंस होंगे उसके हिसाब। उर्दू के कानून को नाफिज न करने का सबसे ज्यादा असर तालीमी इदारों पर पड़ा है। शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में वाक़े तालीमी इदारों में उर्दू एक मजमून के तौर पर पढ़ाई जाती है, लेकिन इन इदारों को भी उर्दू की दरसी किताबें मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। तालीमी इदारों के जिम्मेदारान का कहना है कि अमली तौर पर उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान के तौर पर अभी तक कबूल नहीं किया गया है। जिस तरीके से एक इकोनॉमिक्स में एक लॉ है कि डिमांड एंड सप्लाई, हमारे यहाँ उर्दू की डिमांड के नाम पर आपको आप उर्दू में सिग्नेचर किया हुआ आप चेक नहीं दे सकते, उर्दू में हम एप्लीकेशन नहीं दे सकते, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और बहुत सारे अभी भी हो रहा है, सेकंड लैंग्वेज ज़रूर है लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हम लोग बिल्कुल करते हैं, बाकायदा संख्या लिख करके भेजते हैं कि हमारे यहाँ इतनी किताबें हैं, और उसके बाद मैं तो उनकी जो किताबें कम आती हैं कि हमको इतनी प्राप्त हुई हैं, क्योंकि उनको हम अलग करके एक रजिस्टर मेंटेन किए हुए हैं कि किन बच्चों को मिल रही हैं, उनकी तादाद भी हम लिख करके भेज देते हैं कि अभी हमारे पास इतनी किताबों की कमी है, इतनी किताबें। कानून के ज़ाब्ते के मुताबिक सरकारी दफातर में उर्दू के निफाज के साथ साथ उर्दू ज़बान में इश्तहारात का इजरा, उर्दू ज़बान में वोटर लिस्ट का इजरा और उर्दू में दी हुई दरख्वास्तों का जवाब उर्दू में देना शामिल है, लेकिन अमलन ऐसा नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा खमियाजा उन तालीमी इदारों को भुगतना पड़ रहा है जहां उर्दू एक मजमून के तौर पर पढ़ाई जाती है। अगर इन इदारों में उर्दू की तालीम को नहीं बचाया गया तो नई नस्ल उर्दू से और भी दूर होती चली जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। अयोध्या के तारीखी मुकदमे का फैसला आने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हक और इंसाफ की बाजियाबी के लिए नजरसानी की दरख्वास्त देने का फैसला किया है। बोर्ड के इस फैसले के बाद एक तबके ने इस पेशरफ्त का इस्तकबाल भी किया, लेकिन उसकी मुखालफत में काफ़ी आवाज़ें उठ रही हैं। लोग कहते हैं कि बोर्ड के इस फैसले का पस मंज़र कुछ भी हो, लेकिन सियासी दबाव और कुछ लोगों के ज़ाती मफाद के लिए बोर्ड और कुछ उलमा अपने कौल से फिर गए हैं और ये एक गलत अमल है। पेश लखनऊ से रिपोर्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उसके हमनवा लोग मानते हैं कि उन्हें बाबरी मस्जिद मुकदमे में इंसाफ नहीं मिला है, उनके साथ ज्यादती हुई है, लिहाजा वो एक बार फिर अदालत उज़्मा के जरिए नजरसानी की दरख्वास्त कर रहे हैं। लेकिन इसी समाज के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अब मामले को तूल देना नहीं चाहिए, जो फैसला हुआ उसे अपने साबिका कौल की रोशनी में मंजूर करना चाहिए। पहले इन लोगों ने वादा किया
कि जो भी फैसला आएगा मुवाफिक या मुखालिफ, शर्त नहीं रखी कि फैसला ऐसा आएगा तो मानेंगे, ऐसा आएगा नहीं मानेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उस पर कोई शर्त पहले से नहीं लगाई गई थी, तो उसके बाद ये करने का मकसद अब साफ हो गया है कि जैसे लोगों को शक था कि ये लोग निजी एक तरह से इदारा बना दिया है। अमीर हैदर पहले इन कोशिशों में लगे थे कि किसी तरह अदालत के बाहर ही ये मसला हल हो जाए, लिहाजा उन्होंने वही कहा जो उन्हें कहना चाहिए। उनके अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस मसले को हमेशा हमेशा के लिए भुला ही देना चाहते हैं और इसी बुनियाद पर कोर्ट के फैसले का एहतराम और इस्तकबाल करने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अपने तौर पर कि ये फैसला जो आया सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला है और इस पर मुझे लगता है कि सभी लोगों को इसको मान लिया था और अमन सुकून के लिए ज़रूरी था कि अब मज़ीद कोई इस तरह की पिटीशन नहीं होनी चाहिए और देश के लिए मुझे लगता है कि भाईचारे के लिए सबसे अच्छा होता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लेना चाहिए सभी लोगों को। दिन ओवैसी साहब हिंदुस्तान के बदकिस्मती से अपने को मुसलमानों का लीडर समझने लगे खुद से। यह गलतफहमी है उनकी। जो इदारा है आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिससे जीलानी साहब इसके इस वक्त मैं समझता हूँ वही सब कुछ हैं, लगता है रावे नज़ीर साहब पीछे हो गए हैं, तो ये एक इदारा, इसका मुल्हिक इदारा बन जाएगा इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, और मैं समझता हूँ ये कल सियासी पार्टी बन जाएगी और इसके ओवैसीउद्दीन ओवैसी साहब ऑल इंडिया के सदर बन जाएंगे और जनरल सेक्रेटरी जो है जीलानी साहब बन जाएंगे। अमीर हैदर असदुद्दीन अवैसी और जफरयाब जीलानी पर तंज करते हुए ये भी कहते हैं कि इन लोगों ने अपने जाती मुफाद और वकार के लिए ये कदम उठाया है और बोर्ड ने भी उनके इशारे पर काम करना शुरू कर दिया है। इस बाब में जफरयाब जीलानी पहले ही कह चुके हैं कि हम लोगों की तनकीद और तबसरे की परवाह किए बगैर आईन और दस्तूर के मुताबिक अपने शरई हुकूक और हुसूल इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम फॉर डेमोक्रेसी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा से अपील की है कि वो अब रिव्यू पिटीशन दाखिल न करे। फोरम के सदर डॉक्टर अम्मार रिजवी ने यह भी कहा है कि जब मुकदमे के फैसले से कबल सभी लोगों ने इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना जाएगा, ख्वाह वो कुछ भी हो, तो अब उसे मजीद क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है। अल अंसारी साहब को मुबारकबाद दूंगा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ज़फ़र फारूकी साहब को कि उन लोगों ने ये फैसला किया कि अब वो लोग इस मुकदमे में रिव्यू पिटीशन नहीं दायर करेंगे। इस वक्त की पुकार ये है कि हमको इस फैसले को मानना चाहिए, मंजूर करना चाहिए, खुशी से मंजूर करना चाहिए। ज़मीन का मसला जो है वो तो आप चाहे लें या न लें या किस तरह से लें, कितनी लें, उसके बाद अलग है, लेकिन फ़ैसले को हर एक शख्स को और कम से कम हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है उसका वचन, उसका कौल। हर मुसलमान ने कौल दिया था, वचन दिया था, वादा किया था कि हम इसे मानेंगे, तो इस फैसले को मानना चाहिए। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अर्जी दाखिल करने का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला किया है। बोर्ड के इस फैसले की मुखालफत शुरू हो गई है। बरेलवी उलमा ने बोर्ड के फैसले को गैर जिम्मेदाराना बताया है। तंजीम उलमाए इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि अयोध्या पर अदालती फैसला आने से पहले पर्सनल लॉ बोर्ड समेत मुस्लिम तंजीमों और लीडरों ने हर फैसले का एहतराम करने की बात कही थी। पर्सनल लॉ बोर्ड का जो फैसला है, कल मीटिंग हुई थी लखनऊ में, तो बोर्ड ने जो फैसला किया है कि हम रिपिटीशन दाखिल करेंगे, पुनर्याचिका दायर करेंगे और इसके साथ में मस्जिद की जगह पर जो दी गई मस्जिद है जगह पर उसको नकारा है। तो उलमाए अहले सुन्नत ने और हम लोगों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फ़ैसले को खारिज कर दिया है। उनका फ़ैसला नहायत गैर दानिशमंदाना है और बेवकूफ़ाना है फ़ैसला। ये हिंदुस्तानी कल्चर और हिंदुस्तानी तहज़ीब के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फ़ैसला दे दिया था कि मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन दी जा रही है और जो विवादित जगह है वहाँ पर राम मंदिर तामीर किया जाएगा, तो अब ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू पिटीशन दायर करने की कोई वजह नहीं बनती है। जबकि दिल्ली में 9 तारीख से पहले
ऑल मुस्लिम जमात की मीटिंग हुई थी, तमाम मुस्लिम संगठन वहाँ शामिल हुए थे और तमाम लीडरान ने, तमाम मुस्लिम संगठनों ने इस बात को बरमला कहा था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसको हम मानेंगे। 26 नवंबर को मुल्क में सफ़ेद इनकलाब के बानी डॉक्टर वर्गीज़ कोरियन का यौम पैदाइश है। इससे पहले मिल्क प्रोडक्ट से मुतल्लिक़ बेदारी पैदा करने के लिए 50 बाइक सवार मुल्क की अलग अलग रियासतों में बाइक रैली के जरिए डॉक्टर कोरियन का पैगाम पहुंचा रहे हैं। वाराणसी से निकली बाइक रैली इलाहाबाद और लखनऊ होती हुई आगरा पहुंची। श्वेत क्रांति यानी सफेद इनकलाब के पैगाम को आवाम तक पहुंचाने के लिए अमूल ब्रांड के 50 बाइकर्स सफर पर निकले हैं। मुल्क की तहजीबी राजधानी वाराणसी से निकली रैली इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ होती हुई मंगल के रोज ताज नगरी आगरा पहुंची, जहां छेलसर के अमूल प्लांट में इन बाइकर्स का ढोल ताशे के साथ इस्तकबाल किया गया। यहाँ स्कूली बच्चों के साथ प्रोग्राम का आगाज शहर के मेयर नवीन कुमार जैन ने किया और प्रोग्राम में मौजूद लोगों को दूध की पैदावार के ताल्लुक से बेदार किया। ये एक बाइक रैली आयोजित की गई है जो वाराणसी से लेके गुजरात के आनंद तक जाएगी। मतलब कि आप ये समझिए कि जो कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया वाराणसी से लेके मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया आनंद तक जाएगी। मुल्क भर में दूध की किल्लत दूर करने वाले सफेद इनकलाब के बानी डॉक्टर वर्गीज़ कोरियन का 26 नवंबर को यौम पैदाइश है। इस दिन को नेशनल मिल्क डे के तौर पर मनाया जाता है। डॉक्टर कोरियन के पैगाम को मुल्क भर में पहुंचाने के लिए गुजरात के आणंद का अमूल ब्रांड बाइकर्स की रैली निकालता है। पिछले 3 सालों से चली आ रही बाइक रैली इस बार मुल्क की तहजीबी राजधानी वाराणसी से निकाली गई, जो इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, गोधरा और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से होती हुई आणंद, गुजरात पहुंचेगी। ये नेशनल मिल्क डे, जो श्वेत क्रांति हमारे देश में डॉक्टर कुरियन लाए थे, उनके जन्म दिवस को मनाने के लिए और उन्होंने जो काम किया है श्वेत क्रांति का, उसको फैलाने के लिए और खुद भी समझने के लिए कि इस काम से कैसे गाँव के हर एक किसान का उद्धार हुआ है, तो इसी के लिए हम बाइक रैली निकालते हैं। ये रैली जिस शहर या गांव से गुजर रही है, वहां के डेयरी की कोऑपरेटिव सोसाइटी और मिल्क प्रोड्यूसर्स को मिल्क प्रोडक्ट के बारे में बेदार कर रही है। 12 दिनों तक चलने वाली ये बाइक रैली करीब 2500 किलोमीटर का सफर तय करेगी और देश में मिल्क प्रोडक्ट की खूबियों की जानकारी देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तलबा और तालिबात पर पुलिस बर्बरियत के खिलाफ आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने मुजाहिरा किया और कहा कि हुकूमत जिस तरह से तलबा को निशाना बना रही है वो किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। AMU तलबा यूनिवर्सिटी कैंटीन लाइब्रेरी पर जमा हुए और JNU की हिमायत में हाथों में पोस्टर लेकर एहतजाज दर्ज कराया। उनका कहना था कि हुकूमत तालीम का प्राइवेटाइजेशन कराना चाहती है। डिमांड ये हुआ है, कल जिस तरह से हैवानियत के साथ, मैं अपने कड़े शब्दों में कहना चाहूँगा, जिस हैवानियत के साथ दिल्ली पुलिस ने बर्बरता के साथ वहाँ के विकलांग छात्रों पर, दृष्टिहीन छात्रों पर हमला किया है, उसका हम AMU से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लाठीचार्ज करा गया उन बाकी स्टूडेंट्स पे, ये समझ के कि जस्ट बिकॉज उनके लीडर्स उनके साथ नहीं है वो लोग मार्च नहीं करेंगे। क्या इस तरीके से इंडिया चलेगा? क्या इस तरीके से वो यूनिवर्सिटीज को डेमोक्रेटिक स्पेसेस बनने देंगे? आप देखिए, एक सिस्टमैटिकली सारी यूनिवर्सिटी कैंपसेस पे अटैक करा जा रहा है। JNU में 2014 में अटैक स्टार्ट हुआ था, उसके बाद सारे कैंपसेस में AMU, जादवपुर, फिर बीच में BHU, फिर जामिया, उसके बाद फिर से JNU पे अटैक कर रहे हैं। क्या इस तरीके से ये लोग इंडिया को एक द ग्रेट नेशन, हिंदू नेशन जो बनाना चाहते हैं, ऐसे बनाएंगे? दिस इज माई क्वेश्चन, दिस इज व्हाट वी आर अगेंस्ट हियर। कानपुर में मुस्लिम समाजी तंजीम ने वसीम रिजवी के खिलाफ एहतजाज किया और उनसे माफ़ी मांगने की मांग की। वसीम रिजवी ने असदुद्दीन ओवैसी का तकाबुल IS के बगदादी से कर दी, जिसके बाद कुछ लोग भड़क गए।
बैरिस्टर असरुद्दीन ओवैसी साहब को वसीम रिजवी ने बगदादी करार दिया है, बगदादी से उनकी तुलना, उनकी बराबरी की है। उसके साथ ही उनको ISI का एजेंट करार दिया है, जिसकी हम कड़ी तौर पर मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं और हम मरकजी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर वसीम रिजवी की जानिब से लगाए गए इन तमाम आरोपों पर, तमाम इल्ज़ामात की मजम्मत के साथ ही उन पर कार्रवाई और उन पर एक्शन लिया जाए। अलीगढ़ के रसलगंज चौकी पर तैनात पुलिस एहलकार के जरिए वजीर आला के लिए मुतनाज़ा अल्फाज का इस्तेमाल करने पर बीजेपी कारकुनों ने चौकी का घेराव किया। मामला रसलगंज चौराहे का बताया जा रहा है, जहां एक बीजेपी कारकुन बगैर हेलमेट पकड़ा गया। पुलिस एहलकार और कारकुन में तकरार हुई। बीजेपी कारकुन का इल्जाम है कि पुलिस एहलकार ने वज़ीर आला और हुकूमत पर मुतनाज़ा अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिस पर बड़ी तादाद में बीजेपी कारकुनान ने चौकी पहुंचकर कार्रवाई का मुतालबा किया। हंगामे की इतला पर ACM और सर्कल ऑफिसर भी मौके पर आए और कार्रवाई की यकीन दहानी पर हंगामा खत्म हो सका। बड़ी अशोभनीय और निंदनीय है। एक भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष के साथ अगर इस तरीके की अप्रिय घटना होगी, अशोभनीय घटना होगी, तो हम लोगों का क्या होगा। एक बच्चा जा रहा होगा गाड़ी पर, उसको हेलमेट नहीं लगा तो ठीक है, मैं मान रही हूँ कि गलती उसकी थी कि हेलमेट नहीं था, लेकिन रिक्वेस्ट के आधार पर उसने कह दिया पुलिस वाले ने कि जब से योगी सरकार आई है तब से गुंडा राज आ गया, गुंडे पनप रहे हैं। इस तरीके की अशोभनीय, अप्रिय और अभद्र भाषा का प्रयोग ये अच्छी बात नहीं है। कुल मिलाकर के हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने मुखिया के लिए इस अशोभनीय भाषा का जो इस्तेमाल उन्होंने किया है वो किसी भी कतई किसी भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इस वक्त CO साहब और ATM साहब यहाँ आ गए थे। इन सब दोनों लोगों ने आश्वासन दिया है पूरी तरह से कि 72 घंटे के अंदर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये बातें हमारे जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करा दी गई है। सारे जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में पूरा मामला है, संगठन के संज्ञान में सारा मामला है। आगे यदि 72 घंटे में वैसे कार्रवाई हो जाएगी, यदि नहीं होती है तो संगठन स्तर से हम अपनी कार्रवाई कराएंगे। अलीगढ़ के थाना कुआर C में उस वक्त हंगामा बरपा हो गया जब अलीगढ़ कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एक वकील को उसके घर के सामने ही गोली मार दी गई। वकील कोर्ट से घर पहुंचे थे, जहां 2 बाइक सवार ने उन्हें निशाना बनाते हुए फायरिंग कर दी। वकील की हालत नाजुक बनी हुई है। एडवोकेट रविंद्र प्रताप सिंह मेरे टेनेंट हैं, कोर्ट से आए थे। जैसे रिक्शे से उतरे हैं, घर में एंटर कर रहे थे, तो रिक्शे से उतरते समय ही मीनवाइल कोई व्यक्ति बुलेट से आए हैं, 2 व्यक्ति, उन्होंने इनके ऊपर फायर किया है, जो इनके राइट हैंड की बाजू में होकर के एग्जिट भी हुआ है, लेकिन बाई चांस वो गोली उनके चेस्ट पर अंदर पहुंच गई है और चेस्ट में इस समय मौजूद है। जनकपुरी क्षेत्र में जो है एक मामला सामने आया है, उन पर जो है किसी व्यक्ति ने जो है फायरिंग की, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है तथा वहाँ पर मौके पर भी पुलिस मौजूद है और CCTV फुटेज दिखा रही है। अलीगढ़ के इलाके किशोर नगर के रहने वाले एक नौजवान वरुण कौशल की रेलवे बिजली लाइन से जलकर मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक नौजवान के घर वाले उसकी तलाश में थे। महलू के अहल खाना को इतला दे दी गई है और पुलिस मजीद जांच में जुट गई है। वरुण कौशल, पिता का नाम लेट नवनीत कौशल, ये किशोर नगर का निवासी है। रात अपने घर से 8 बजे निकला था। उनके परिजनों ने करीब 1-1.5 बजे करीब थाने में सूचना दी थी और द्वारा खुद की पंजीकृत की गई थी और सुबह 6:30 बजे करीब सूचना मिली कि रेलवे फाटक पुल के पास में मालगाड़ी के नीचे उसकी डेड बॉडी पड़ी। खेलों में मुल्क की नुमाइंदगी करने का ख्वाब यूं तो हर खिलाड़ी देखता है, लेकिन उसको शर्मिंदा ताबीर हर कोई नहीं कर पाता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तालिबा अरीबा खान हिंदुस्तान की जानिब से 14 बार आलमी शूटिंग मुकाबलों में और 6 बार नेशनल शूटिंग मुकाबलों में हिस्सा लेकर मुतादिद इनामात हासिल कर चुकी हैं। फिलहाल वो दोहा में मुनक्किद हुए एशियन शूटिंग चैंपियनशिप मुकाबले में शरीक होकर लौटी हैं, जिसमें हिंदुस्तान ने दूसरा और खुद अरीबा ने इनफरादी तौर पर 5वां मकाम हासिल किया है। मैंने 2013 में स्टार्ट किया था। मेरी इंस्पिरेशन मेरे फादर और मेरे ब्रदर हैं, वो नेशनल प्लेयर्स हैं और अभी तक मैंने 6 नेशनल्स खेले हैं और 14 इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स खेले हैं। रिसेंटली मैं दोहा में एशियन चैम्पियनशिप में गई थी, उसमें टीम सिल्वर आया है और मेरी
जूनियर्स में एशियन रैंकिंग 5th है। और उसके बाद इंडिया के इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप थी, उसमें मेरा ब्रॉन्ज़ मेडल आया है। फ्यूचर में मेरा 2024 पेरिस ओलंपिक्स गोल है। और मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहती हूँ कि वो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट दें, और हम लोग को बहुत ज़रूरत है फाइनेंशियल सपोर्ट की, क्योंकि ये गेम बहुत एक्सपेंसिव है, तो इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। कानपुर में आज वर्ल्ड मेंस डे मनाया गया। मर्दों के लिए हेल्पलाइन चलाने वाली तंजीम दमन की जानिब से इस सिलसिले में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तंजीम का कहना है कि मर्दों के जज्बात और मसाइल के हल के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए आज के दिन को खास बनाने की कोशिश की गई है। सब आप अपना एड्रेस देना, हम सबको। और मैन हमारे यहाँ पुरुष प्रधान देश है, और बहुत कुछ गलत लोगों की वजह से पूरे मेंस को गलत कहना गलत बात है, हमें नहीं कहना चाहिए। सबसे अगर किसी से घर में पूछा जाता है कि सबसे अच्छा कौन है, मेरे पापा। सर आज इंटरनेशनल मेंस डे है और उसी के लिए हमारी अवेयरनेस का हमारा कैंपेन है आज। हम सब लोग जानते हैं वुमेंस डे कब होता है, हम सब लोग जानते हैं चिल्ड्रंस डे कब होता है, बट वी नीदर वी नो नॉर वी टॉक ऑफ नॉर वी आर एवर कंसर्न्ड अबाउट मेंस डे। मेंस डे स्पेसिफिकली इट्स नॉट रिलेटेड टू कि टॉक ऑफ मेंस राइट्स। इट्स अ डे कि कम से कम आदमी को वो जगह मिले विच ही इज़ डिनाइड, कि एक परसेप्शन बना हुआ है साहब मैंने अब लड़के हो यार क्यों रोते क्यों लड़कियों की तरीके से। आज मुल्क की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म आंजहानी इंदिरा गांधी का यौम पैदाइश है। इंदिरा गांधी अपने कारनामों और मुतनाज़ा फैसलों के लिए हमेशा याद रखी जाएंगी। आइए एक नज़र डालते हैं उनके सियासी सफ़र पर। दो बार हिंदुस्तान की वज़ीर-ए-आज़म रही इंदिरा गांधी 19 नवंबर 1917 को एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुई। इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थीं। अपने बचपन के जमाने में उन्होंने अदम ताउन तहरीक के दौरान कांग्रेस पार्टी की मदद करने के मकसद से 1930 में बाल चरखा संघ और बच्चों की वानर सेना कायम की। सितंबर 1942 में वो जेल गयीं और 1947 में गांधी जी की रहनुमाई में दिल्ली के फसाद ज़दा इलाकों में काम किया। उन्होंने 26 मार्च 1942 को फिरोज गांधी से शादी की। उनके दो बेटे थे। 1955 में इंदिरा गांधी कांग्रेस वर्किंग कमेटी और मरकजी इंतखाबी कमेटी की रुकन बनी। 1958 में वो कांग्रेस की मरकजी पार्लिमानी बोर्ड की रुकन मुकर्रर की गयीं। इंदिरा गांधी 1956 में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस सदर और AICC के खौतीन के शोबे की सदर रहीं। 1959 से 1960 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदर रहीं। बाद में जनवरी 1978 से वो दोबारा इस ओहदे पर फाइज हुईं। 1964 से 1966 तक इत्तलाआत व नशरियात की वजीर रहीं। उसके बाद वो 1966 से 1977 तक हिंदुस्तान की वज़ीर-ए-आज़म रहीं। साथ ही साथ सितंबर 1967 से मार्च 1977 के दौरान एटमी तवानाई की वजीर रहीं। 14 जनवरी 1980 को एक मर्तबा फिर वो वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पर फाइज हुईं। इंदिरा गांधी अगस्त 1964 में राज्यसभा की रुकन बनी और फरवरी 1967 तक रुकन रहीं। चौथे, पांचवें और छठे सेशन के दौरान वो लोकसभा की रुकन रहीं। उन्हें 1967 से 1977 तक और उसके बाद 1980 में कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया। जिंदगी में उनकी मुताद्दिद हौसुलियाबियां रहीं। 1972 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। 1971 में USA के खास गैल्प राय शुमारी जायजे के मुताबिक वो दुनिया की सबसे मकबूल आम शख्सियत थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनकी साख को नुकसान पहुंचा। 1984 में उनका कत्ल कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त हो गया बिहार की खबरों का, नजर डालते हैं